हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेट इज सेंट्रॉइड्स एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी इसका यूज़ किसी एक दो क्वेश्चन में आ सकता है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इसको हम कवर करेंगे। आपका सेंट्रॉइड्स एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बाद में समझेंगे, पहले आता है आपका सेंट्रॉइड। तो लोग हमेशा ना सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पर ग्रेविटी का यूज आता है। हम क्या बोलते हैं, उसके बाद में वजन है, ऐसा बोलते हैं ना। उसके बाद में ग्रेविटी लग रही है या उसके बाद में वजन है। वजन मतलब वेट, जिसका भी वेट है उसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूज किया जाता है। वेट किसका होता है, कोई भी एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, कोई 3D ऑब्जेक्ट है, उसका वेट रहता है। ठीक है, अब 3D ऑब्जेक्ट 2D ऑब्जेक्ट क्या है। 2D ऑब्जेक्ट तो ऐसा आप ये मत बोलना जो A4 पेपर है ये आपका 2G ऑब्जेक्ट नहीं रहता। क्यों, उसका भी कुछ, ये आपका लेंथ है, ये आपका विड्थ है, और उसका कुछ थिकनेस भी तो रहता है ना, तो ये आपका 3D ऑब्जेक्ट ही रहेगा। लेकिन इस A4 पेपर में अगर मैं रेक्टेंगल बनाऊं तो वो पर्टिकुलरली रेक्टेंगल का कुछ एरिया होगा, सॉरी वेट होगा, क्या कोई वेट नहीं होगा, इसका कोई पर्टिकुलर वेट नहीं होगा। तो इसमें जो A4 में अगर मैं रेक्टेंगल बनाऊं तो वो आपका 2D होगा। ठीक है, वो आपका 2D होगा। तो ये 2D के लिए हम सेंट्रॉइड डिफाइन करते हैं, और जो A4 शीट है या कोई भी एक्चुअल ऑब्जेक्ट है जिसका की वेट है उसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइन करते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ये आपका 3D ऑब्जेक्ट के लिए रहेगा। 3D ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट रहेगा। सो उसमें क्या है, पॉइंट थ्रू विच एंटायर मास और वेट इज कॉन्सेंट्रेटेड। अगर ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है 3D ऑब्जेक्ट, उसका कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें पूरा वेट कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। और सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, ये आपका 2D ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये आपका रेक्टेंगल, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसका कुछ एरिया रहेगा ना, वेट तो रहेगा नहीं, तो उसका कुछ एरिया रहेगा। ठीक है, तो उसका पॉइंट जहां पर एंटायर एरिया कॉन्सेंट्रेटेड हो उसको हम आपका सेंट्रॉइड बोलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके बाद में ग्रेविटी है, उसके बाद में वजन है। वजन रहता है जिसका वेट रहता है, जिसका वेट है मतलब ऐसा पॉइंट है जिसके में मास या वेट कॉन्सेंट्रेटेड हो, उसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, ये आपका सेंट्रॉइड जिसमें आपका वजन नहीं है। वजन नहीं है मतलब आपका 2D ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, या कोई भी फिगर हो गया। ठीक है, जो हम पेपर में ड्रॉ किए, तो वो आपका हो गया सेंट्रॉइड, एंटायर एरिया इज कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, लेकिन हम इसको सिविल इंजीनियर में इसको क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, सपोज आपका कोई भी बीम है, सबसे ज्यादा कैंटिलीवर पूछा गया ना, कैंटिलीवर ही बनाते हैं। कैंटिलीवर है तो ये क्या, एक तो लाइन दिख रहा है ना, अगर इसको लेकिन आप इधर से देखोगे तो ये कुछ शेप में रहेगा ना। ये आपका हो सकता है रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, ट्राइंगल हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये शेप किसका, ये आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम सेंट्रॉइड की बात कर रहे हैं। एक्चुअली वेट तो होगा, लेकिन सिर्फ क्रॉस सेक्शन को देखेंगे तो उसके लिए सेंट्रॉइड भी हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके। अब सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, तो सेंट्रॉइड को x बार से डिनोट करेंगे, x बार या y बार, है ना। तो x बार निकालना होगा तो ये होता है सिग्मा AI xi बाय सिग्मा AI। अब ये सिग्मा AI क्या हो गया, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है स्टैंडर्ड तो उसका तो सेंट्रॉइड हमें पता रहता है। ठीक है, अभी ये भी बता देंगे कि इसका क्या क्या रहेगा, लेकिन सपोज स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है उसका आपको पता है, स्टैंडर्ड शेप है उसका आपको सेंट्रॉइड पता है। लेकिन कोई इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट है ना, इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या करते हैं, मेथड क्या है, उसको आपको रेगुलर ऑब्जेक्ट में ब्रेक करना है। मतलब आई सेक्शन है तो उसको ऐसे ब्रेक करो कि इनमें से कोई ऑब्जेक्ट मिल जाए। तो ये आपका A1 हो गया रेक्टेंगल, ये आपका A2 हो गया, ये भी रेक्टेंगल, A3 आपका रेक्टेंगल हो गया। तीनों का एरिया होगा ना तो AI हो गया, और तीनों का आपका सेंट्रॉइड भी होगा तो xi। तो ये होता है सिग्मा AI xi बाय आपका टोटल एरिया। ठीक है, ये हुआ। अब ये आपको क्या देगा, ये आपको x बार देगा। x बार मतलब आपका, सपोज ये आपका एक्सिस है। ठीक है, दूसरे अलग से बनाते हैं। सपोज ये आपका एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये आपको सेंट्रॉइड पता चल गया, आप निकाल लिए। तो ये सेंट्रॉइड का डिस्टेंस अगर y एक्सिस से तो ये आपका x बार होता है, डिस्टेंस का y एक्सिस में देखते हैं तो ये आपका x बार, और ये डिस्टेंस आपका परपेंडिकुलर x एक्सिस में जाए तो ये आपका y बार मिलता है। ठीक है, तो वही है आपका, ये आपका x बार और ये आपका y बार, सिग्मा AI YI बाय सिग्मा AI। ठीक है, अब हम कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स का देख लेते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका रेक्टेंगल हुआ, सपोज ये आपका y एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस हुआ, है ना। तो अगर हमें सेंट्रॉइड देखना है तो सेंट्रॉइड यहाँ लाई करेगा बीच में, तो उसका डिस्टेंस x से कितना होगा। सपोज ये हाइट आपका h है, ये आपका हाइट h है, और ये आपका हाइट b है, विड्थ है ना। तो ये कितना डिस्टेंस होगा, ये आपका h/2 होगा, h के परपेंडिकुलर h/2। ये कितना होगा, ये आपका b/2 हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है, तो अगर ये आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर के लिए भी आप समझ गए होंगे b = h हो जाएगा, तो ये भी h/2 हो, ये भी h/2 होगा।
अगर ये आपका रेक्टेंगल है, इसको कई बार डिस्कस किए हैं, पॉइंट यहाँ लाकर गया, अगर आप इस लाइन के रेस्पेक्ट में जो आपका पैरेलल है उस बेस का, उस लाइन में जाना है ना, ये हाइट ले लेते हैं h, तो ये होता है आपका h/3, ये आपका h/3, लेकिन आपका ऊपर वर्टेक्स के थ्रू जाना है, एक पॉइंट के थ्रू, तो ये आपका 2h/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। आपका है सर्कल, सर्कल में क्या दिक्कत है, या तो आपको पता है ना सेंट्रोइड है, उसका डिस्टेंस बाउंड्री से आपको पता है ये आर है, तो कोई भी एक्सिस बनाएंगे अगर वो सर्कल से टच हो रहा है तो वो आपका आर हो जाएगा। अगर बाहर रहेगा कितना डिस्टेंस है इससे, तो उसके हिसाब से हम सेंट्रोइड को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के आपको सेंट्रोइड पता चल गया। तो सपोज आपको स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट शेप का सेंट्रोइड बताए, अब आपको इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट आया, उसका आपको सेंट्रोइड निकालना है, तो सबसे पहले तो निकालो सेंट्रोइड, तो यहाँ कहीं A2 में आएगा सपोज। ठीक है, ये तो दिख रहा है, टोटल एरिया कहाँ कॉन्सेंट्रेट होगा, यहाँ तो हो नहीं सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ कहीं होगा ना। ठीक है, एक्चुअल कहाँ होगा ये नहीं पता। अच्छा, ये वेट ज़्यादा दिख रहा है, इसका एरिया ज़्यादा है, तो उसके थोड़ा नीचे होगा, है ना, ये वाले अगर इसका A2 का जो सेंट्रोइड है उसके थोड़ा नीचे होगा। ठीक है, इतना तो बेसिक, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब सेंट्रोइड लोकेट करना है तो ऐसे पॉइंट मार्क थोड़ी नहीं करेंगे, ये तो बताएंगे ना ये पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से कितना है, तो एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हमें वाई बार निकालना है, वाई बार मतलब डिस्टेंस कहाँ, एक्स एक्सिस में, तो ये आपका वाई बार होगा। एक्स बार निकालना होगा, तो ये सेंट्रोइड यहाँ से, अगर ये एक्सिस है। ठीक है, तो मैं सिर्फ वाई बार बना देता हूँ, आपको बाकी आप खुद से निकाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। इसका सेंट्रोइड तो पता है ना कितना होता है, सपोज एक्स बार, तो एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना है। ये कितना है, ये आपका ऊपर से 5/2 है, नीचे से कितना है, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 5। ये टोटल डिस्टेंस कितना है 100, ये टोटल डिस्टेंस 10, तो 5 + 100 + 10 दैट इज 105। तो अगर वाई बार निकालें तो ये क्या है, सिग्मा AI XI, तो ये आपका A1 X1 + A2 X2 + A3 X3 बाय A1 + A2 + A3। ठीक है, ये हो जाएगा, सॉरी ये आपका वाई बार है, तो यहाँ पर y1 y2 y3 होगा, ये आपका y1, ये आपका y2 और ये आपका y3। यहाँ पर सिग्मा AI yi सिग्मा AI है ना, तो ये आपका y1 y2 y3। ठीक है, अब इसको लिखते हैं, A1 कितना एरिया है 100 × 10, ये हुआ, इंटू y1 मतलब अगर ये सेंट्रोइड है, इसका डिस्टेंस है यहाँ तक, तो ये कितना, ये आपका 5 हो गया, 5 + 100 + 10, तो ये हो जाएगा आपका 5 + 100 + 10, तो ये कितना हो जाएगा 115, यहाँ पर 115 आ गया। सिमिलरली ये कितना है, अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं तो समझ में आ ही गया होगा, तो ये आपका A2 का एरिया कितना है 100 × 10, तो ये आपका 100 × 10। इसका सेंट्रोइड A2 का सेंट्रोइड कितना, ये आपका टोटल 100 है, तो ये कितना बीच पे ला करेगा, डेट इज 50, लेकिन ये भी तो लेंगे ना, तो ये 100, तो 10 50 + 10 डेट इज 60। फिर लास्ट वाले का 150 × 10, ये आपका एरिया हो गया। सेंट्रोइड क्या है, ये आपका टोटल हाइट है, टोटल आपका हाइट बोलो या विड्थ बोलो 10 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा सेंट्रोइड एक्स बार से, ये आपका 5, तो ये आपका 5 हो गया। तो सिग्मा AI YI हो गया, डिवाइड बाय टोटल एरिया कर देना 100 × 10 + 100 × 10, ये आपका 100 और 10 है, ये भी 100 10 है, ये 150 10 है, तो ये आपका प्लस 150 10, इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आपका वाई बार आ जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, एक एक्सिस अगर एक्स बार यहाँ से ज्वाइन करे, है ना, एकदम बीच में, अगर 10 है तो बीच से ज्वाइन करे, तो ये वाला भी, तो ये 50 इधर, ये भी आपका यहाँ से ज्वाइन करेगा। तीनों का मतलब x1 = x2 = x3, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 0 है, तो ये आपका सिग्मा AI XI बाय सिग्मा AI क्या हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो आपका सेंट्रोइड है ना, इस लाइन पे कहीं लाइक करेगा, इससे डिस्टेंस क्या है, इस लाइन से, ये 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर वाई बार से आपको ये पता चलेगा कहाँ पर लोकेट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सेंट्रोइड निकाल सकते हैं किसी भी इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट का। ओके, इतना पूछा नहीं जाता ऑल्दो। नेक्स्ट है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें दो आते हैं, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपके यहाँ पर बोलने से ही समझ में आ गया, जिसका एरिया रहता है उसका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका मास रहता है वो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड्स। लेकिन हम नॉर्मली एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा आपको पूछा जाता है, इसको आई से डिनोट किया जाता है। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ मेंबर अगेंस्ट एक्सटर्नली अप्लाइड मोमेंट। अगर आपका बीम है, यहाँ पर आपका कोई मोमेंट अप्लाई किया जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा जाएगा ना, वो क्या है, वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ठीक है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़े जाता है तो आपका स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगा और आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन एरिया अबाउट रेफरेंस एक्सिस। जो भी रेफरेंस एक्सिस है उसके ये इंडिकेट करता है कि कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एरिया। ठीक है, कितना एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना, इतना डिटेल में हालांकि नहीं पूछा जाएगा, है ना।
नेक्स्ट है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये जितना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैं जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूँ। ये आपका ट्रांसफर फॉर्मूला है। सपोज आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो उसका सेंट्रॉइड है, तो आपको जो उससे एक लाइन पास किया जा रहा है, उसको उस लाइन को क्या बोलेंगे, उसको हम सेंट्रॉइडल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, सपोज आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपका सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, तो ये आपका सेंट्रॉइडल एक्सिस हो गया, एक्सिस सी। उसी के पैरेलल दूसरा लाइन जा रहा है, सपोज आपका x1 है ना, ये भी आपका x1, तो आपको सेंट्रॉइडल एक्सिस है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पता है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का तो पता ही है ना, इरेगुलर का आप उसको ब्रेक करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो सपोज आपको कैसे भी इस ऑब्जेक्ट का सेंट्रॉइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग फ्रॉम सेंट्रॉइडल एक्सिस, पासिंग फ्रॉम सेंट्रॉइड, ये आपको पता है, मतलब आपको आई ऑफ एक्स सी ये आपको पता है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको आई ऑफ x1 निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना, तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे। तो ये क्या है, सपोज ये आपका y है, तो आई x1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई एक्स सी प्लस इसका एरिया कितना है, एरिया इंटू वाई स्क्वायर, जितना डिस्टेंस है। तो ये हो गया आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल लिखा है तो दोनों आपके लाइंस पैरेलल होने चाहिए, ध्यान रखना, पैरेलल नहीं है तो ये हम यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सपोज आपका एक रेक्टेंगल है ना, आपको रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड तो पता है। अब उसका ये आपका सेंट्रॉइड है, यहाँ पर कहीं पर लाई किया जाएगा। अब इससे एक लाइन पास हो रहा है, तो सपोज ये आपका x है, ये आपका x है, तो आई ऑफ x क्या होगा, ये आपका b है, ये आपका डेप्थ है। तो जो भी उससे पैरेलल है ना, जो भी डायमेंशन उसके पैरेलल है पहले वो लिख दो, फिर उसके जो परपेंडिकुलर है तो वो बी डी क्यूब ये हो गया है ना, बी डी क्यूब बाय 12 ये हो गया। ठीक है, पहले क्या लिखे b, दूसरा क्या लिखे d, पहला दूसरा और ये तीसरा, इसलिए इसका क्यूब कर दिए, डिवाइड बाय 12, ये आई एक्स एक्स हो गया है ना। अगर आपको आई वाई निकालना है, अगर आपको आई वाई निकालना है ना, ये आपका y है, ये आपका b है टोटल, तो आई वाई क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल क्या है d है ना, तो d को पहले लिखो, फिर क्या है परपेंडिकुलर क्या है b है, तो b को दूसरा लिख दो, दूसरा अब तीसरा बचा तो ये आपका क्यूब कर दो, तो ये हो जाएगा डी बी क्यूब बाय 12। तो डिपेंड करता है कौन से एक्सिस में करने से निकालना है, तो ये आपका आई एक्स हो गया, आई वाई हो गया। सपोज आपका जो बेस है वहां से एक लाइन पास हो रहा है, ये आपका हो गया आई, ये आपका x1। तो अगर आपको आई x1 निकालना है तो आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, आपको पहले तो आपको उससे पैरेलल एक लाइन है वो सेंट्रॉइड से पास होना चाहिए और उसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, तो ये आपका आई एक्स हो जाएगा। प्लस अब प्लस एरिया इंटू दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये आपका डी बाई टू, ये भी आपका डी बाई टू, सेंट्रॉइड कहाँ पर लाई करता है, डी बाई टू पे लाई करता है ना, और यहाँ पर ये आपका बी बाई टू, ये आपका बी बाई टू, तो ये आपका डी बाई टू हो गया। तो दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, डी बाई टू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो एरिया इंटू डी बाई टू का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो आई एक्स कितना है, आई एक्स है बी डी क्यूब बाय 12 प्लस एरिया क्या है बी डी, और ये आपका इंटू डी स्क्वायर बाय 4 ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा बी डी क्यूब बाय 3 ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एलसीएम में लेंगे 12, तो ये आपका 1 प्लस 3 4 बाय 12, तो ये आपका 1 बाय 3, तो ये हो गया बी डी क्यूब बाय 12। ये किसका, ये आपका रेक्टेंगल का हो गया। इसी तरीके से आपको ट्राइंगल का निकाल सकते हैं। सपोज ये आपका ट्राइंगल है ना, ये पॉइंट आपको सेंट्रॉइडल है, तो ये आपका x हो गया। तो आई एक्स क्या है, आई एक्स हो जाएगा आपका b, अब ये आपका b है पैरेलल में है और ये आपका h है सपोज। तो अगेन पहले में क्या लिखोगे b, दूसरे में क्या लिखोगे h, जो आपके परपेंडिकुलर है आपका h, पूरा हाइट लेंगे, तो ये आपका पहला दूसरा तीसरा आपका क्यूब कर दो, बी डी क्यूब। अब इसमें क्या है, ट्राइंगल है ना, तो ये आपका क्या है, रेक्टेंगल करने के लिए एक ट्राइंगल और आता, यहाँ पर भी एक ट्राइंगल और आता, मतलब ये क्या है 1/3 है ना। तो ट्राइंगल का क्या था, ट्राइंगल का था आपका सेंट्रॉइड से पास हो रहा है बी डी क्यूब बाय 12, लेकिन ट्राइंगल तो 1/3 है ना, तो इसका 1/3 का 1/3 मतलब ये आपका बी एच क्यूब बाय 36 ये हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रॉइडल। अब सपोज बेस से पास हो रहा है ना, ये एज्यूम कर लो बेस से पास हो रहा है, ये आपका x1, ये आपका x1 हो गया, तो आई x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी एच क्यूब बाय 12, ये आपका जो भी रेक्टेंगल था उसी का जैसा बी एच क्यूब बाय 12 हो गया। अगर बेस से जा रहा है, रेक्टेंगल का जो सेंट्रॉइड से पास हो रहा है वो आपका ट्राइंगल का जो बेस से पास हो रहा है दोनों सेम है। अगर टो से पास होता, टो से सपोज ये आपका x2, ये आपका x2, तो आई x2 हो जाता, ये हो जाता आपका बी एच क्यूब बाय 4,
ठीक है। आपको मेन क्या है, ये सेंट्रॉइड से पास करना, ये याद रखना है। बाकी सब तो आप निकाल सकते हो। एरिया कितना है, हाफ इंटू बी इंटू एच, ये आपको ये पता है। ये डिस्टेंस कितना है, ये आपका h/3 होता है। ये डिस्टेंस कितना होता है, ये आपका 2h/3 होता है। तो आप बाकी सब डराइव कर सकते हैं। इसलिए आप मेन आपका bh³/36, तो ये आपका 1/3 होता है। ट्राइंगल रेक्टेंगल से 1/3 होगा, तो ये आपका इसको भी 1/3 कर देना, ठीक है। तो ये भी याद हो जाएगा। तो वही है आपका स्टैंडर्ड सेंट्रॉइड से पास हो रहा है bd³/12, 1 2 ये 3 और इंटू 4 कर देंगे 12 आ जाएगा। अगर ix1 निकालना है तो ये आपका फॉर्मूला ixc + ay² निकाले तो bd³/3 आ गया। आपका ट्राइंगल में आपका जो सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, ये आपका स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, bh³/36। अगर आपका इस लाइन से x2 से पास हो रहा है तो आपका bh³/12, ये आपका ट्राइंगल का सेंट्रॉइड से इक्वल टू ट्राइंगल का बेस, ठीक है। और आपका टिप से हो रहा है तो bh³/4। ये सब तो सब याद हो जाए, ये सब तो निकाल सकते हैं। मेन आपको ये याद रखना है, सेंट्रॉइड दोनों के सेंट्रॉइड से याद करना है। वो भी आपका 1/3 है ना, 1/3। तो आपको मेन है आपका ट्राइंगल का, सॉरी रेक्टेंगल का याद रखना है ना। तो ये तो हो ही जाएगा 1/3। ओके, नेक्स्ट है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, सपोज आपका दो एक्सिस है x y, वहां पर कोई ऑब्जेक्ट है तो सेंट्रॉइड से कुछ डिस्टेंस है, ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया। लेकिन आपका एक और एक्सिस होता है ना, एक और एक्सिस क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर z डायरेक्शन में। तो सपोज आपको ix और आपको iy ये आपको पता है ना, ix और iy पता है, और आपको iz निकालना है तो iz हो जाएगा आपका ix + iy, ठीक है। iz होता है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर गिवन है iz = ix + iy, दैट इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। iz = इसको iz भी बोलते हैं और i को इसको ip भी बोलते हैं, जो बोलना चाहो। सर्कल के केस में देखें ix और iy आपको पता है, ix = iy = πd4/64 ये होता है। ix या iy किसी में भी ले लो, सब एक ही रहेगा ना, सब तो सेम है, सिमिलर है, सब सिमेट्रिकल है। तो π/64 इंटू d4, तो आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों सेम है, दोनों को ऐड कर दोगे इंटू 2 कर दो तो ये क्या हो जाएगा π/32 d4 हो गया। अच्छा, एक सिलेंड्रिकल भी होता है, बीच में हॉलो है, तो बीच में हॉलो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ix = iy, π/64 तो होता है d4, लेकिन ये हॉलो है ना, तो बीच में क्या हो जाएगा, स्मॉल डी है उसको माइनस कर देंगे। ऑब्वियसली जो आउटर सर्कल है उसका डायमीटर d है, कैपिटल D, और जो आपका अंदर वाला इनर सर्कल है उसका डायमीटर स्मॉल d है, ठीक है। तो ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। अगर आपको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा π/32 d4 - d4, ठीक है, कैपिटल D4 - स्मॉल d4, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, किसका प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते हैं IXY। तो सपोज आपका IX आपको पता है, IY पता है, आपका फॉर्मूला याद नहीं रखना है। सपोज आपको IX और IY पता है ना, IX का इंटीग्रेशन DA × y², DA × y², तो ये आपका जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, IXY = इंटीग्रेशन DA × x × y। तो दोनों, इसलिए उसको प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। फॉर्मूला को याद नहीं करना है, बिल्कुल याद मत करना, ठीक है। हो सकता है कभी पीएससी में या कभी हो सकता है कि 1 मार्क्स आ जाए, लेकिन स्टिल इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, मेरे ख्याल से याद मत करना। बाकी तो आपकी मर्जी है, याद करना चाहो तो सभी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, यूज पता कर लेना आप, ठीक है। तो ये IXY होता क्या है, इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। अभी तक जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े ना, वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सिर्फ आपका प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है, प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि आपका पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, ये आपका कुछ भी हो सकता है। और इसमें XY क्या होना चाहिए, जो XY है ना वो आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। अगर ये आपका X है तो ये आपका Y होना चाहिए, दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक सिमेट्रिकल हो तो IXY क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दोनों में से कोई भी एक्सिस के अबाउट ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल हो तो आपका IXY जीरो हो जाएगा। इसको अगर एग्जाम्पल से देखें तो ये आपका रेक्टेंगल है, तो ये देखें अगर XY दोनों सिमेट्रिक, दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो IXY जीरो हो जाएगा। सर्कल तो हमेशा सिमेट्रिकल रहेगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। सपोज सेंटर से पास कर रहा है ना, ये आपका सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है। ये दोनों से सिमेट्रिकल है। अगर आपका ट्राइंगल को देखें तो इसके अबाउट बनाए तो ये तो आपका, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है, ये आपका y एक्सिस इससे सिमेट्रिकल है। लेकिन x एक्सिस से सिमेट्रिकल है क्या, x एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन फिर भी IXY = 0 होगा, क्योंकि एक के एक्सिस के अबाउट ये आपका सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ये आपका, यही चीज को यहाँ पर लिखा गया, इफ एनी वन इज सिमेट्रिकल, इफ object is symmetrical about any one of the axis then IXY = 0, ठीक है। ये वाला याद रख लेना बस, है ना। ये दोनों भी याद नहीं रखोगे तो कोई बात नहीं है, ओके। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। जैसे क्या पढ़े थे, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पढ़े थे, प्रिंसिपल
स्ट्रेसेस वो क्या रहते थे, वो आपके रहते थे सिग्मा 1 सिग्मा 3 आपके रहता था ना, ये आपका मैक्सिमम रहता था, ये आपका मिनिमम रहता था। तो वैसे प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सिग्मा एक्स के जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एक्स हो जाएगा, सिग्मा वाई के जगह, अच्छा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ये तो आपको पता ही है, ये आपका नॉर्मल है, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के जगह आई एक्स आई वाई हो जाएगा, और जो टाउ एक्स वाई है वो आपके आई एक्स वाई हो जाएगा। आई एक्स वाई क्या है, ये आपका प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो सपोज आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस या प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है I1 I2, तो ये आपका सिग्मा 1 सिग्मा 3 का फॉर्मूला क्या रहता था, ये आपका सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 प्लस माइनस रूट ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो इसके जगह सिग्मा 1 सिग्मा 3 के जगह I1 I2 और बाकी सिग्मा, ये आपका सॉरी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई है, ये आपका सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सॉरी, तो ये आपका सिग्मा एक्स के जगह आपका आई एक्स प्लस आई वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट आई एक्स माइनस आई वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस आई एक्स वाई का होल स्क्वायर। ऑल्दो ये कभी प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी ये बहुत ईजी है, बस ये आपका रिप्लेस करना है, इसलिए मैं एक बार बता दे रहा हूँ इन केस कभी आ गया तो। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जिसमें आपका मैक्सिमम स्ट्रेसेस लगता है, और आपका नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या होता है, सॉरी शियर स्ट्रेस क्या होता है, वो आपका जीरो रहता है। तो शियर स्ट्रेस की जगह क्या कर दिया, आई एक्स वाई कर दे, तो यहाँ पर आई एक्स वाई जीरो हो जाएगा, ठीक है वही है। मोर सर्कल में बनाएंगे तो ये आपका मोर सर्कल हो गया, ये आपका नॉर्मल स्ट्रेसेस रहता है आई एक्स आई वाई, और ये आपका प्रोडक्ट ये आपका शियर स्ट्रेस रहता है डेट इज आई एक्स वाई, यहाँ आपका माइनस एक्स वाई। तो ओ ए क्या हो जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, ओ बी आपका माइनर वाला हो जाएगा। आई एक्स वाई मतलब आपका शियर स्ट्रेस, ये आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कब रहता है, ये आपका रहता है आई मैक्स, ये आपका मैक्सिमम निकालेंगे टाउ मैक्स, ये क्या रहता था, ये आपका रहता था सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका मैक्स आई मैक्स माइनस आई मीन बाय 2। ये टाउ मैक्स क्या होता था, ये आपका रेडियस रहता था, तो ये भी आपका रेडियस ऑफ मोर सर्कल रहेगा। अच्छा नेक्स्ट आपको ओसी निकालना है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द ओरिजिन, ओसी इसको क्या डिनोट करते थे, सिग्मा डैश, ये क्या होता था, ये होता था सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2, तो ये हो जाएगा ओसी इज इक्वल टू या आई एवरेज इज इक्वल टू आई मैक्स प्लस आई मीन बाय 2। बस सेम रिप्लेस कर रहे हैं, ये आपको ये इसको रिप्लेस कर रहे हैं और कुछ नहीं है। वह मोर सर्कल ऑफ अ सर्कल इज अ पॉइंट, अब क्या बोल रहा है, सपोज आपका सर्कल है, तो अगर सेंट्रॉइड से कोई भी पास कर रहा है, कोई भी पास कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सभी आपका सेम रहेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, डेट इज आई मैक्स इज इक्वल टू आई मीन सभी रहेगा, है ना। तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा, डेट इज टाउ मैक्स, टाउ मैक्स को कैसे लिखते हैं, यहाँ पर आपका एक सेकेंड, यहाँ पर लिखा गया है आपका इसको आई एक्स वाई प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपका मैक्सिमम क्या हो जाएगा, डेट इज आई मैक्स माइनस आई मीन बाय 2, लेकिन दोनों तो इक्वल है, तो ये आपका जीरो हो जाएगा, तो आई एक्स वाई मैक्स क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो हो गया, आई एक्स वाई मैक्स ये आपका जीरो हो गया, डेट इज ये तो लेकिन रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो सर्कल के केस में रेडियस जीरो रहता है, रेडियस जीरो तो क्या आपका सिर्फ पॉइंट ही रिप्रेजेंट करेगा ना, ठीक है ये हो गया। लास्ट है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन आर स्मॉल आर, तो आई इज इक्वल टू क्या रहता है, सपोज किसी आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम में किसी और एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो आई एक्स सी सेंट्रोइडल प्लस ए आर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ए आर स्क्वायर, तो आई इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर ये बोल सकते हैं, है ना। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका रूट ऑफ आई बाय ए, तो ये आपका रूट ऑफ आई बाय ए, आपका आर क्या हुआ, रेडियस ऑफ गायरेशन। ये क्या होता है, फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ रेफरेंस एक्सिस वेयर ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ गिवन एरिया आर कॉन्सेंट्रेटेड। सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है, किसी एक पॉइंट में पूरा एरिया कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उसका डिस्टेंस आपका फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट से ले, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा। और डिटेल में नहीं पढ़ना है, वो और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आर बढ़ेगा तो आपका डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एक्सिस ये आपका इंक्रीज हो जाएगा, इससे स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगा और आपका स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आई आर बढ़ेगा तो आर कैसे बढ़ेगा, आई से बढ़ने के आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ जाएगा, तो आई बढ़ने से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, तो आप ऐसा कुछ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, क्वेश्चंस भी इससे कम आते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कभी कभार आ सकते हैं। जैसे प्रीवियस केस में आपका जहाँ तक मुझे आ रहा है एक बीम था, है ना, वहाँ पर एक उसका कैसा क्रॉस सेक्शन था, वो आपका रेक्टेंगुलर गिवन था, उसका बी गिवन था, एच गिवन था, तो आपको आई ई नहीं पता था, है ना, आई ई क्या होता है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, तो हम आई निकाले थे, आई कैसे निकाले थे, बी डी क्यूब बाय 12 करके निकाले थे, ठीक है। तो ऐसा करके कहीं ना कहीं यूज आ सकता है, इसलिए इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।